सो हेलो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, एक लास्ट चीज़ रह गई थी बस ओनली हमारे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो बस थोड़ा सा लेक्चर कंप्लीट हो गया था ना, वीडियो कंप्लीट थे 33 मिनट की हो गई थी, इसलिए मेरे को बीच में बंद करना पड़ गया था। तो वो जो भाई लास्ट क्या है, वो था हमारा सोडियम पोटासियम पंप। तो मैंने सोडियम पोटासियम पंप के बारे में भाई आपको एक चीज़ तो बता ही दी है कि सोडियम पोटासियम पंप जो है फंक्शनिंग के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मैसेज देता है हमारे ब्रेन को, उसकी फंक्शनिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। कौन? जो हमारा ये आयन की कंसंट्रेशन, जो हमारी आयन की कंसंट्रेशन है, ये भाई इस साइड और इस साइड ये पोटासियम और सोडियम की कंसंट्रेशन में थोड़ा डिफरेंस है ना भाई। यहाँ पर तो सोडियम की जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है सोडियम की कंसंट्रेशन। यहाँ पर पोटासियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पोटासियम की कम है। तो ये आयन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है ना, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट करता है, और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण ही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है, और फंक्शन करने के बाद वो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, भाई बच्चों कोई मार रहा है, कोई चुटकी भर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए, मैं सोडियम पोटासियम पंप पे पहुंच चुका था। सोडियम पोटासियम पंप होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को फिनिश करके और थोड़ा डिस्कस करके, और फिर अपना बायो इनऑर्गेनिक को एंड करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये है भाई हमारा एक बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन, और इस बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन जो लिपिड है, इसके अंदर, इस लिपिड के अंदर एक होता है सोडियम पोटासियम पंप होता है, जिस पंप की हेल्प से, ये एक प्रकार से सोडियम पोटासियम पंप नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं सोडियम पोटासियम पंप और सोडियम पोटासियम ATPase। मतलब कि क्या होता है, जो एक प्रकार से, जिस प्रकार जो हमारा ATP सिंथेज होता है ना, जिस प्रकार हमारा ATP सिंथेज होता है, वो क्या करता है, इनर साइड से प्रोटॉन को क्या करता है, इनर साइड से प्रोटॉन को लेके आउटर साइड पंप करता है, इनर से प्रोटॉन के लेके आउटर साइड पंप करता है। तो उसी प्रकार ये एक सोडियम पोटासियम पंप ATPase है। ये भी एक ATPase है, जो कि ATP एनर्जी की फॉर्मेशन भी, यहाँ पर भी ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। किस प्रकार? यहाँ पर ATP ब्रेक भी होगा, ठीक है, उसके बाद ATP एनर्जी वापस फॉर्म होगी, ठीक है। किस प्रकार? देखना, यहाँ पर हम एक प्रकार से ATP सिंथेस का ही यूज कर रहे हैं, जो कि बस यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर सोडियम पोटासियम ATPase है, जिसमें कि सोडियम और पोटासियम की हम जो है पास आउट करेंगे। भाई सोडियम को ले जाएंगे, आउटर साइड छोड़ेंगे, पोटासियम को आउटर से लेके आएंगे, इनर साइड छोड़ेंगे, इस टाइप से, ठीक है। देख लीजिए, ये हमारे पास एक सोडियम पोटासियम ATPase या सोडियम पोटासियम पंप है, ठीक है, ये वाला, ये ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट एक बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये लिपिड पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनर देख लो, ये जो इनर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये है भाई लिपिड वाला पार्ट, जो कि हाइड्रोफोबिक है, जहां से हमारे पोलर पार्ट, जो पोलर आयंस जो होते हैं, वो पास आउट नहीं हो सकते। इसलिए इस जगह पर हमारा एक आता है सोडियम पोटासियम ATPase, ठीक है, जो हेल्प करता है आयंस को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ लेके आने में, ठीक है। क्या करेगा ये आयन? ये भाई, ये हमारे एक शेप है, लॉक के शेप है, ठीक है, और ये हमारी की है। लॉक की मैकेनिज्म तो पढ़ा है ना आपने, उसी प्रकार ये लॉक है, ये की है, ठीक है। तो इस लॉक के अंदर इस टाइप की जो सर्कुलर जो की होगी ना, वही जाके फिट बैठेगी। तो हमने भाई सोडियम है ना, जो सोडियम सोडियम, उसको तो लिया भी सर्कुलर शेप, और जो हमारे पोटासियम है उसको लिया हमने ट्रायंगल शेप, वो है भाई ट्रायंगल शेप के, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, और जो हमारे सोडियम पोटासियम पंप है, ये क्या है, ATP एनर्जी कंटेन करके रखता है। ये ATP एनर्जी, ये ATP एनर्जी है एक प्रकार से, ठीक है, ATP एनर्जी। ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग में इनको बाइंड करवाएगा खुद के ऊपर, सोडियम को बाइंड करके, ठीक है। ATP को फिर सोडियम जैसे ही बाइंड करेगा ना, वैसे ही ATP जो है ब्रेक हो जाएगा, किसमें, ADP प्लस PI में। जैसे ही सोडियम बाइंड करेगा, वैसे ही ATP एनर्जी जो हमारी है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। वैसे ही जो ATP एनर्जी है वो ADP प्लस PI में ब्रेक हो जाएगी, और ADP जो है वो बाहर निकल जाएगी। एडिनो डाई फॉस्फेट जो है, एडिनो डाई न्यूक्लियो फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाएगी, और एडिनो डाई फॉस्फेट, और जो ये हमारा फॉस्फोर जो है ये बच जाएगी, ठीक है। ADP बाहर निकल जाएगी, और ये फॉस्फोरस जो है ओनली ये बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा भाई, ये पंप बन गया, ठीक है।
ये क्या करेगा, अभी तो इसका फेस है इनर साइड, ये जो फेस है ना ये तो इनर का, वो आउटर का, ये जो इनर वो है आउटर, तो अभी इसका फेस है जो वो है इनर साइड। ठीक है, ठीक है। जैसे इसने सोडियम को बाइंड करवाया और एटीपी को ब्रेक करवा दिया एटीपी प्लस पीआई में, तो यहाँ पर बाइंड है ओनली पीआई, अब यहाँ पर पीआई ओनली बाइंड किया हुआ है। ठीक है, एटीपी ब्रेक हो चुका है। तो अब इसका फेस थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसका फेस जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आउटर साइड हो जाएगा, अभी इनर साइड था, आउटर साइड इसका फेस हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार इसका फेस हो जाएगा और ये यहाँ से सोडियम को आउटर साइड निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, ये सोडियम को निकाल देगा बाहर, क्योंकि आउटर साइड है ना, सोडियम की कंसेंट्रेशन हाई है। तो भाई ये क्या करेगा, भाई सभी के सभी सोडियम को आउटर पार्ट में ले जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाइंड करके सोडियम को इस साइड भेज देगा आउटर पार्ट में। ठीक है, वहां पर कंसेंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी सोडियम की। अब भाई यहाँ पर जो है पोटासियम की कंसेंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ पर पोटासियम कम है, मान लो 3 या 2 पोटासियम कम है, तो ऊपर, और वो पोटासियम कहाँ पे है, आउटर साइड, आउटर मेम्ब्रेन में। तो वो क्या करेगा, अब ये जो ट्रायंगल शेप वाला लोक है ना, उसमें हमारी ट्रायंगल शेप की फिट होगी। तो ट्रायंगल शेप हमने किसको मानना है, पोटासियम को। तो यहाँ पर इन वाले ये जो है ना, यहाँ पर ये है ट्रायंगल लोक, तो ट्रायंगल की आएगी, पोटासियम आएगी, यहाँ पर बाइंड करेंगे और बाइंड करके ये फॉर्म हो जाएगा, बाइंड करके इस टाइप से फॉर्म, बाइंड करवा लिया भाई, इस स्टेप में बाइंड हो गया पोटासियम। अब क्या करेगा, अब पोटासियम बाइंड करने के बाद इसका फेस जो आउटर साइड है ना, पोटासियम जैसे ही बाइंड करेगा ये अपने फेस को इनर साइड कर लेगा वापस, और जो हमारा पीआई अटैच है ना, पीआई वापस उसमें क्या होगा, एडीपी आएगा, पीआई के साथ रिएक्ट करेगा, मिक्स करेगा और एटीपी में चेंज हो जाएगा। पीआई है ना यहाँ पर पीआई प्लस एडीपी मिक्स होंगे और वापस क्या बन जाएगा, एटीपी एनर्जी बन जाएगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। और ठीक है, ये इनर साइड अपना फेस खोल के पोटासियम को इनर साइड भेज देगा। तो अब क्या हुआ, अब भाई ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर बचा ओनली सोडियम का कंसेंट्रेशन, और जो इनर मेम्ब्रेन वहां पर बचा ओनली पोटासियम का कंसेंट्रेशन। तो इस प्रकार हम पोलर नेचर के जो हमारे आयन होते हैं उनको पास करने के लिए, उनको बाइलेड मेम्ब्रेन से इनर साइड से पास आउट करवाने के लिए हम सोडियम पोटासियम पंप या सोडियम पोटासियम एटीपीएस का यूज करते हैं। यूज होता है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल सिस्टम में हम नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार ये सोडियम पोटासियम पंप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस प्रकार हम जो हमारे पोलर नेचर के जो आयन होते हैं उनको हाइड्रोफोबिक नेचर वाली जगह से, ठीक है, जैसे कि लिपिड पार्ट, इनर पार्ट, वहां से पास आउट करवाने के लिए हम सोडियम पोटासियम एटीपीएस या सोडियम पोटासियम पंप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था भाई पूरा कंप्लीट सोडियम पोटासियम पंप। इस प्रकार यहाँ पर एटीपी एनर्जी ब्रेक होती है और फाइनली एटीपी एनर्जी फिर बन भी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा इनर साइड होता है तो एटीपी अटैच जाती है, जैसे ही सोडियम आके बाइंड करता है तो एटीपी ब्रेक हो जाती है एटीपी प्लस पीआई में, फिर यहाँ पर एडीपी निकल जाती है और पीआई अटैच रहती है ओनली। ठीक है, और जैसे ही ये आउटर को अपना फेस खोलेगी, सोडियम को आउट कर देगी और पोटासियम को अपने साथ बाइंड करेगी और फिर अपना फेस वापस इनर की साइड खोल लेगी, और जैसे ही इनर साइड खोल लेगी वैसे यहाँ पर क्या होगा भाई, वैसे यहाँ पर बाइंड कर जाएगा वापस, मतलब एटीपी, बिकॉज एडीपी प्लस पीआई वापस मिक्स होंगे, एटीपी की फॉर्मेशन कर लेंगे और पोटासियम को ये इनर साइड मतलब कि रिलीज कर देगा। और इस प्रकार यहाँ पर कंसेंट्रेशन जो है इनर में भी और आउटर में भी सेम हो जाएगी। भाई सोडियम पोटासियम की कंसेंट्रेशन सेम करनी होती है ना, तो इस प्रकार सोडियम पोटासियम पंप जो होता है वो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटासियम को आउटर और इनर में कांस्टेंट करता है, मतलब कि सेम करवाता है। ठीक है भाई, कंसेंट्रेशन आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है ना वो डिफरेंट है भाई, यहाँ पर पोटासियम ज़्यादा है, वहाँ पर सोडियम ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो इस कारण वहाँ पर पोटासियम को लेके आता नीचे और सोडियम को ले जाता है ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सोडियम पोटासियम पंप होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आए कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन कौन करवाता है, तो तुम बता सकते हो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो किसके कारण जनरेट होता है, आयन की कंसेंट्रेशन के कारण, आयन की कंसेंट्रेशन डिफरेंस के कारण। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो आयन की कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसके ही कारण हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचता है और वो वर्क करता है कौन, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा ना ब्रेन को, तभी हमारे
शरीर को या ब्रेन को मैसेज मिलेगा जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन करेगा। जब वो फंक्शन करेगा तो ब्रेन को मैसेज आता है, ठीक है। तो ले ये भाई फाइनली हमारा ये कंप्लीट हुआ। चलिए इसको रफ करता हूँ, ठीक है। इसको रफ करके फाइनली एक रिएक्शन लिख लेना। जो भी पॉइंट में जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे लिख लेना, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे लिख लेना, ठीक है। तो फाइनली रिएक्शन क्या थी भाई, इनर साइड कितने प्रोटॉन, इनर साइड कितने सोडियम थे, 3Na पॉजिटिव हमने कहाँ से लिए भाई, इनर से लिए, ठीक है। और क्या था, और क्या था, 2K पॉजिटिव हमने आउटर से लिए, आउटर से, ठीक है। और हमने यूज क्या किया भैया, Na सोडियम पोटासियम ATPase या फिर और पंप, हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, सोडियम पोटासियम ATPase या सोडियम पोटासियम पंप, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, 3Na पॉजिटिव इनर से लिए, 2K पॉजिटिव आउटर से लिए, और जो 3Na को है, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, 3Na पॉजिटिव जो इनर से लिए उनको फिर हमने कहां पर छोड़ दिया भाई, 3Na आउटर, 3Na आउटर, आउटर में उनको हमने रिलीज कर दिया, और 2K पॉजिटिव को हमने इनर में रिलीज कर दिया। यही तो किया था मैंने भाई, इनर से 3Na को बाइंड करवाया, आउटर में छोड़ दिया, ठीक है। और आउटर से 2K पॉजिटिव को बाइंड करवाया और इनर में 2K पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। किन की हेल्प से, सोडियम पोटासियम पंप या सोडियम पोटासियम ATPase, ठीक है। ये क्या है, सोडियम पोटासियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, याद रखना। तो फाइनली हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो गया है। फाइनली आज हमारा जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो बस डिसीज वगैरह से या जय कुमार की बुक वगैरह पढ़ लेना। मैं आपको बुक भी बता दूंगा इसकी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी सजेस्ट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, जब और क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा इसके। लेकिन आप अजय कुमार पढ़ लेना, ठीक है। और भी है बायो इनऑर्गेनिक की, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये जो कोचिंग में मैंने करवाया ना आपको, आप इसको भी पढ़ के जाओगे ना बायो इनऑर्गेनिक के लिए, तो आपके नंबर आ जाएंगे भाई, ईजिएस्ट आपके नंबर आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। क्योंकि इसमें मैंने जितनी कंसेप्ट थे ना, पॉइंट, वो सारे क्लियर करवा दिए हैं, सभी क्लियर करवाए हैं मैंने आपको। तो इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको लगता है कि और ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप बुक पढ़ो, बुक से स्टडी करो। आइडिया मैंने आपको यहाँ से दे दिया है। लेक्चर हमारे कम से कम 40 लेक्चर, 40 से अबव लेक्चर मैंने बना दिया इसके, जिसमें बहुत कुछ आ गया भाई। आपको पॉइंट मैंने समझा दिया है, क्या चीज़ कहाँ पर क्या हो रहा है, सब चीज़ आपको मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब ये नहीं होना चाहिए भाई ये नहीं आया, ये नहीं आया। आप बैच फर्स्ट वाले सुन लो, सभी वीडियो मेरी देखो, कंप्लीट आपके नोट्स करो, उनको बार बार रिवीजन करो और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट सोल्व करो, टेस्ट सीरीज करो, ठीक है। आपका एग्जाम जब भी क्वालिफाई होगा जब आप अगर 6 यूनिट मैटर नहीं करता कितना सिलेबस किया, नेट GRF के लिए डज नॉट मैटर, हु कैन अटेम्प्ट, मतलब कि क्वांटिटी, मतलब कि ये अटेम्प्ट नहीं करता कि मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने कितनी क्वांटिटी में मैटर कर लिया है, डज नॉट मैटर, यू कैन टेक लार्ज क्वांटिटी मैटर, ओनली मैटर क्वालिटी, ओनली जो मैटर करेगा ना वो करेगा क्वालिटी। भाई आपने 12 यूनिट की हैं, 12 यूनिट, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए 12 की 12 यूनिट। तो हाँ भाई 35-40 के करीब है यूनिट, तो उससे भी वो 50 यूनिट है। लेकिन 12 यूनिट मैक्सिमम 12 यूनिट भी कर लो 3 सब्जेक्ट से, लेकिन वो ऐसे कर लो कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप छोड़ ना पाओ। और वो यूनिट मैं बता रहा हूँ, जो यूनिट आपको करवा रहा हूँ ना, नेट GRF वाले तो सुन लो स्पेशल, जो यूनिट मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगी नेट JRF T फॉर MSc एंट्रेंस। मतलब MSc एंट्रेंस के लिए तो मैं और करवाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट होगी भाई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेट JRF T फॉर गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट बोलते हैं वो करवाऊंगा आपको इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट मैं उठाऊंगा सबसे फर्स्टली। जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक भाई इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उठाया। और इनसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है ना, इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो मैं अब स्टार्ट कराऊंगा। अब ये ख़त्म हो चुकी है, तो हम बैच सेकंड के लिए, अब पता है बैच सेकंड के लिए सबसे पहले मैं लेके आऊँगा NMR IR मास का
स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है और ग्रुप थ्योरी उनका असाइनमेंट। उसका असाइनमेंट करने के बाद मैं उसके साथ ही साथ चलूँगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करवा रहा हूँ। बैच फर्स्ट वाले सुन लीजिए, मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करवा दूंगा। बैच सेकंड के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट उठाऊंगा, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट को करवाऊंगा। ओके, अब कल का रेस्ट ले सकता हूँ भाई मैं, ठीक है, संडे का मैं रेस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए पूरे दिन आपके लिए लगे रहते हैं तो एक दिन का रेस्ट मेरे को भी चाहिए होता है। तो ठीक है, थोड़ा ही लूँगा, कल प्लान करूँगा, कल कौन क्या पढ़ाना आपको इसका प्लान करूँगा, ठीक है। तो बैच सेकंड तैयार हो जाइए स्पेक्ट्रोस्कोपी के असाइनमेंट के लिए, और जो हमारा बैच फर्स्ट है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए तैयार रहो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ये मत बोलना मैं स्टार्टिंग वाला था मैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हूँ, नहीं भाई, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल। मैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हूँ, बेस्ट आता है मेरे को ऑर्गेनिक, मतलब कि बेस्ट आता है नहीं आता है वो आपको पता लगेगा भाई, मैं पढ़ाऊँगा, मेरे को जितना आता है वो मैं पढ़ाऊँगा, मेरे हिसाब से मेरे को आता है, इतना आता है ये मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट, और मतलब मेरे पास ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन थी, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा लेता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि टॉपिक समझे हुए थे इसलिए मैं पढ़ा लेता हूँ, मेरे को कोई वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बस इसीलिए आपको बोलता हूँ कंसेप्ट समझिए। अगर एक प्रोफेसर, एक टीचर, एक लेक्चरर बनना है ना, तो कभी भी करो ना, मतलब कि कभी भी कुछ भी पढ़ो तो उसको, उसके कंसेप्ट को, उसके पॉइंट को क्लियर करो पहले, ताकि आप दूसरों को पढ़ा सको अच्छे से। ये नहीं कि आप इंग्लिश की 2 लाइन पढ़ के सुना दोगे तो भाई बस मैं एक टीचर लेक्चरर बन गया, नहीं, ये जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है तो इंग्लिश नहीं, जरूरी होता है समझाना, अंडरस्टैंडिंग। टीचर और जो स्टूडेंट होता है उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, ठीक है, वो कितना अच्छा समझा पा रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी होता है टीचिंग में, लेक्चरर प्रोफेसर उनके लिए, ठीक है। तो चलिए आज ये कंप्लीट हो चुका है। अब यही बताना था आपको, बायो इनऑर्गेनिक फिनिश, बैच फर्स्ट बायो इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर ले, एक एक लेक्चर को देखे, नोट्स बनाए अच्छे से, नोट्स जो मैंने बनवाए हैं वो बनाए अच्छे से। असाइनमेंट बैच सेकंड में जाके जैसे ही बैच फर्स्ट का कंप्लीट हुए, बायो इनऑर्गेनिक नोट्स वगैरह सब कंप्लीट हुए, वैसे ही वो बैच सेकंड में जाए, प्लेलिस्ट स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस प्लेलिस्ट में जाए यूट्यूब चैनल पे, बैच सेकंड खोले। बैच सेकंड में आपको बायो इनऑर्गेनिक का कंप्लीट असाइनमेंट मिलेगा, 90 to 100 क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है, उनके आंसर भी बताए हुए हैं, वो आप सोल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन जो सोल्व भी करने पड़ेंगे आपको, एक तो क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, वो सभी मैंने करवाए हुए हैं। तो बस यही चीज़ आपसे डिस्कस करना था, ठीक है। तो फाइनली ओके, तो अब चलते हैं, ओके बाय। तो अब मिलते हैं आपको मंडे को या कल मिलेंगे दोपहर को, ठीक है। कल मैं प्लान करूँगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूँगा, थोड़ा मूवी देखेंगे, और यही है भाई कल का अपना, कि थोड़ा बहुत मूवी देख लेंगे, थोड़ा बहुत माइंड को फ्रेश करेंगे, और एक फ्रेश माइंड लेकर आपके सामने आएंगे, नया यूनिट, नया चैप्टर लेके। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ भाई मैं, सुन लेना अब। और जो बैच सेकंड के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने उठा लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।